Hello students, I am Himatri Pashine from Department of Chemistry and today's our topic is de Broglie equation या फिर हम बोल सकते हैं जनरल आइडिया ऑफ de Broglie मैटर वेव्स। तो सबसे पहले डी ब्रॉगली पढ़ने के पहले हमें इसकी ड्यूअल नेचर के बारे में जानना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ड्यूअल नेचर होता क्या है। ड्यूअल नेचर, ठीक है, तो हम अभी बात करेंगे ड्यूअल नेचर की, ठीक है, कि ड्यूअल नेचर होता क्या है। तो ड्यूअल नेचर में सबसे पहला हमारा आता है कॉर्पिकुलस थ्योरी। कॉर्पिकुलस थ्योरी जो है, कॉर्पिकुलस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइट रेडिएशंस होती है, ठीक है, जो हमारे लाइट की जो रेडिएशन होती है, आप सभी जानते हैं कि लाइट से बहुत सारी रेडिएशन एमिट होती हैं। तो ये जो रेडिएशंस होती है वो किसकी बनी होती है? पार्टिकल्स की, पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। तो कॉर्पिकुलस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइट से जो रेडिएशंस एमिट होती है, वो जो रेडिएशंस होती है वो पार्टिकल्स से बनी होती है। बट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारी अगली थ्योरी थी वो थी हमारी वेव थ्योरी, ठीक है। वेव थ्योरी ने ये बताया कि जो लाइट होती है, ठीक है, लाइट जो होती है उसका जो नेचर होता है वो वेव की तरह होता है। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी उन्होंने बताया कि जो हमारी लाइट होती है वो लाइट का जो नेचर होता है, बिहेवियर होता है, वो किसकी तरह होता है? वेव के समान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी दो थ्योरी आती है। एक होती है कॉर्पिकुलस थ्योरी जिसे कि हम हिंदी में कणिका सिद्धांत कहते हैं, और दूसरी है वेव थ्योरी जिसे हम तरंग सिद्धांत कहते हैं। तो कणिका सिद्धांत में ये बताया गया कि जो प्रकाश की जो विकिरणें होती है वो कणिकाओं की मिलकर बनी होती है, और तरंग सिद्धांत में बताया गया कि जो हमारे प्रकाश का जो नेचर होता है वो तरंग की तरह होता है। तो यहाँ पे दोनों के बीच क्या रिलेशन है? उन्होंने बताया कि जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और दूसरा इफेक्ट आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और दूसरा इफेक्ट आता है कॉम्पटन इफेक्ट, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि ये दोनों होते क्या हैं। तो अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये जो दोनों इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और हमारा कॉम्पटन इफेक्ट, इसे जो है सिर्फ और सिर्फ कॉर्पिकुलस थ्योरी के आधार पे समझाया जा सकता है, मीन्स कि पार्टिकल्स के आधार पर इसे समझाया जा सकता है। लेकिन जो हमारे लाइट की, ठीक है, जो हमारे लाइट के द्वारा जो डिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, डिफ्रैक्शन को हिंदी में बोला जाता है विवर्तन। दूसरा होता है इंटरफेरेंस, ठीक है, दूसरा होता है इंटरफेरेंस जिसे कि हम व्यतिकरण कहते हैं, और तीसरा होता है पोलराइजेशन जिसे कि हम हिंदी में ध्रुवण बोलते हैं, ठीक है। इन तीनों को सिर्फ और सिर्फ वेव के आधार पर समझाया जा सकता है, ठीक है। ध्यान से समझिए, यहाँ पे दो थ्योरी दी गई थी, एक कणिका सिद्धांत और तरंग सिद्धांत। जो कणिका सिद्धांत होता है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट को समझाने के लिए होता है, और जो हमारा वेव सिद्धांत होता है वो लाइट के डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था आइंस्टीन। आइंस्टीन ने बताया कि जो हमारा लाइट होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स और वेव है उनका जो मेन सोर्स है वो क्या है? हमारा लाइट है। तो यहाँ पे जो हमारे आइंस्टीन थे, आइंस्टीन ने बताया कि जो हमारी लाइट है वो दो तरीके से बिहेव करती है। पहला एज अ पार्टिकल बिहेव करती है, और दूसरा जो है वो एज अ वेव बिहेव करती है। मतलब लाइट दोनों की तरह व्यवहार करेगी, पार्टिकल की तरह भी और वेव की तरह भी, जिसके कारण आइंस्टीन ने इसे ड्यूअल नेचर का नाम दिया, ठीक है। यही है हमारा ड्यूअल नेचर, जहाँ पे आइंस्टीन ने बताया कि जो हमारी लाइट होती है, हमारा जो प्रकाश होता है, उसका जो व्यवहार होता है वो दो तरीके का हो सकता है। या तो वो पार्टिकल की तरह व्यवहार कर सकते हैं, या फिर वो वेव की तरह व्यवहार कर सकते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स और वेव की तरह बिहेव करेंगे।
इसी चीज़ को डी ब्रॉगली नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है, जब डी ब्रॉगली आए तो डी ब्रॉगली ने क्या किया, इस लाइट की ड्यूअल नेचर की उन्होंने और डीपली स्टडी की। और जब उन्होंने इसकी डीप स्टडी की तब उन्होंने यह बताया कि यह जो लाइट होता है वो दो तरीके से बिहेव करता है, एज अ पार्टिकल और एज अ वेव। तो उन्होंने यह भी बताया कि यह जो ड्यूअल नेचर होता है वो पदार्थों में भी पाया जाता है, अर्थात पदार्थ में भी वेव और पार्टिकल की तरह व्यवहार करने की कैपेसिटी होती है, जिसके कारण इसे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस कहा जाता है। उन्होंने बताया कि जो पार्टिकल्स, जो हमारे पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो हमारे कंपाउंड होते हैं, वो कंपाउंड जो है छोटे छोटे पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। डी ब्रॉगली ने क्या बताया कि जो कंपाउंड है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। स्मॉल पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, यहाँ तक कि एटम, ठीक है, ये सारे क्या हमारे स्मॉल पार्टिकल्स हैं। जब ये स्मॉल पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं तब इनका जो नेचर होता है वो वेव की तरह होता है। मतलब जब ये एटमॉस्फेयर में मूवमेंट करते हैं तब ये एक तरंग की भांति दिखाई देते हैं। इसलिए इनमें वे सारे गुण होने चाहिए जो नॉर्मल तरंगों में पाए जाते हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी, जैसे कि वेवलेंथ, और एक हमारा आता है वेव एप्टीट्यूड। तो ये सारी प्रॉपर्टी भी इनमें पाई जाती है जैसा कि नॉर्मल वेव्स में पाई जानी चाहिए। इसी के आधार पर डी ब्रॉगली को 1929 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था, ठीक है। तो डी ब्रॉगली ने ऐसे कणों के, ठीक है, डी ब्रॉगली ने ऐसे कणों के वेवलेंथ के लिए प्लैंक क्वांटम सिद्धांत और आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की सहायता से एक डेरिवेशन दिया, जिसे कि डी ब्रॉगली इक्वेशन कहा जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन रेडिएशन हैव ड्यूअल नेचर। आइंस्टीन ने पहले बताया कि रेडिएशन जो है वो ड्यूअल नेचर के होते हैं, एज अ पार्टिकल और एज अ वेव। दूसरे आए अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली। जब इन्होंने इनके इस स्टडी की डीप स्टडी की तब डी ब्रॉगली ने बताया, प्रूव किया कि रेडिएशन बिहेव बोथ टाइप, एज अ पार्टिकल और वेव। यहाँ तक कि कंपाउंड पदार्थ जो होते हैं वो भी पार्टिकल और वेव की तरह व्यवहार करते हैं, जिसके लिए उन्हें 1929 में नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया। तो इन दोनों इक्वेशन का यूज किया जाए तो आइंस्टीन का इक्वेशन क्या था, E इज इक्वल टू mc², और प्लैंक का इक्वेशन क्या था, E इज इक्वल टू hv। जब इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा mc² इज इक्वल टू hv, जहाँ m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, c इंटेंसिटी ऑफ लाइट, h प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.625 इंटू 10⁻27 अर्ग सेकेंड, और v जो है हमारी फ्रीक्वेंसी है। हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू c/λ होता है। तो जब हम ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, mc² इज इक्वल टू hv, तो ये हो जाएगा h इंटू c/λ। तो mc² इज इक्वल टू h c/λ, c और c कैंसिल हो गया तो बचा हमारा mc इज इक्वल टू h/λ, तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mc, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन कहलाता है हमारा डी ब्रॉगली इक्वेशन। लैम्डा इज इक्वल टू h/mc जो है वो हमारा डी ब्रॉगली इक्वेशन कहा जाता है। व्हेन mc इज इक्वल टू p, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, p जिसे कि हम मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। सो द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ठीक है। तो ये था हमारा डी ब्रॉगली इक्वेशन। इसके बाद आता है, हमें तो पता चल गया कि डी ब्रॉगली इक्वेशन कैसे डेराइव किया गया। अब उसका हमें एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन देखेंगे। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन, इसके लिए दो साइंटिस्ट थे, जर्मर एंड डेविसन, ठीक है। उन्होंने यह बताया कि डी ब्रॉगली ने सबसे पहले क्या बताया, डी ब्रॉगली ने बताया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, वेव की तरह बिहेव करता है, ठीक है।
तो इलेक्ट्रॉन जब वेव की तरह बिहेव करता है तो इस वेव को मेजर करने के लिए कोई वेवलेंथ होता है, ठीक है। और उस वेवलेंथ का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mc, ठीक है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उस वेव की वेवलेंथ को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो जब डेविसन और जर्मर आए तब उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वेव की तरह बिहेव करता है, और उसे प्रूव करने के लिए, उसे सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया। उन्होंने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन पुंज को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पुंज को एक क्रिस्टल के ऊपर पास कराया, और उस क्रिस्टल के ऊपर पास कराकर उसी एक समान वेग वाले इलेक्ट्रॉन्स को उत्पन्न किया। उन्होंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्रिस्टल में उन्होंने एक निकल क्रिस्टल लिया, यहाँ पे उन्होंने एक निकल क्रिस्टल का प्रयोग किया। उन्होंने इलेक्ट्रॉन पुंज को, मतलब जो हमारी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, को मेटल के फिलामेंट को गरम करके उसको प्राप्त किया, तथा इस बीम को 40 to 60 वोल्ट वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में से गुजार कर उसमें इक्वल वेग वाले इलेक्ट्रॉन्स को आइडेंटिफाई किया, ठीक है। ऐसा जो है वो इक्वल समान वेग वाले जो इलेक्ट्रॉन पुंज है उनको निकल क्रिस्टल की सतह पर डालकर उससे होने वाले डिफ्रैक्शन को उन्होंने इस डायग्राम के थ्रू शो किया है। यहाँ पे देखिए, ये हमारा हीट फिलामेंट है जहाँ से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रही है। ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये जाके निकल क्रिस्टल से टकराती है, ठीक है। टकराने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होते हैं, यहाँ से डिफ्रैक्ट हो जाते हैं। ये एक स्केल है जो इसमें मेजर करने का काम करता है, जो कि गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड होता है। तो ये उन्होंने, जर्मन और डेविसन ने एक एक्सपेरिमेंटल डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि सपोज ई चार्ज वाले, ठीक है, उन्होंने बताया कि ई चार्ज मीन्स आवेश वाले इलेक्ट्रॉन को V वोल्टेज वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजार कर समान वेग V वाले इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए। अतः इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए V इंटू C। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आप सभी जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है। इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फोर्स। ये जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा, हाफ mv इज इक्वल टू ve। तो v स्मॉल v इज इक्वल टू √2ve/m, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इज पुट इनटू डी ब्रॉगली इक्वेशन। अब इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, डी ब्रॉगली की इक्वेशन की, जो कि है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। जब हम ये वैल्यू यहाँ पुट करते तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2ve/m, ठीक है। जहाँ हम जानते हैं कि h जो है प्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 6.625 × 10⁻27 अर्ब पर सेकेंड। m जो होता है 9.1091 × 10⁻28 ग्राम, और E जो होता है 4.803 × 10⁻10 ESU। ESU जो है उसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज को हम कहाँ पुट करेंगे, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। पुट करने के बाद हमने सॉल्व किया तो क्या वैल्यू मिली हमें, लैम्डा इज इक्वल टू 0.708 × 10⁻8/√v। इन फॉलोइंग डेरिवेशन v एज ए ESU यूनिट, ठीक है। ESU यूनिट को हम किस में चेंज करेंगे, वोल्ट में चेंज करेंगे। तो 1 ESU इज इक्वल टू कितना वोल्ट होता है, 300 वोल्ट होता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू, जब हमें 300 वोल्ट इससे जो हमने फॉर्मूला डेरिवेशन देखा था उससे पुटअप करेंगे तो 12.26 × 10⁻8 डिवाइडेड बाय √v। इसे सॉल्व 12.26 जो होता है वो लैम्डा इज इक्वल टू √150/v × 10⁻8 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि √150 इज इक्वल टू 12.26। तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन मिल गया टी ब्रॉगली इक्वेशन का। और उसी के बेस पे हमने कुछ यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो पहला हमारा न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आता है कि एक 10 ग्राम वेट
और 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से मूवेबल गोली से एसोसिएटेड लैम्डा की गणना कीजिए। तो लैम्डा की हमें क्या करना है, यहाँ कैलकुलेट करना है। तो हमारा लैम्डा डी ब्रॉगली इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। एच की वैल्यू हमें पता है, एम कितना है हमारा 10 ग्राम, और वोल्ट फ्रीक्वेंसी वी कितना है हमारा 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड। अभी वैल्यू का हम यहाँ पुटअप करेंगे तो हमको हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन है जिसे हमने सॉल्व किया है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि किसी इलेक्ट्रॉन को 600 वोल्ट से एक्सेलरेट किया गया। कैलकुलेट द एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, अब डी ब्रॉगली का हमें क्या करना है, एसोसिएटेड वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए लैम्डा इज इक्वल टू h/√2v/EM का फॉर्मूला अप्लाई होगा, जहाँ पे हमें h की वैल्यू पता है, v यहाँ पे बताया गया है 600 वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है उसकी वैल्यू क्या होती है, और हमें m की भी वैल्यू पता है। तो सारी वैल्यू को फॉर्मूला में पुटअप करेंगे। पुटअप करने के बाद उसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ये देखिए 0.708 × 10⁻28 0.728। हम जानते हैं जब हम ESU को वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 ESU इज इक्वल टू क्या होता है, 300 वोल्ट होता है। तो इसमें हम मल्टीप्लाई इसे यहाँ पे हम पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 × 26। ठीक है, फिर वोल्ट को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने पहले भी बताया था √150 इज इक्वल टू क्या होता है 12.26 होता है। तो ये वैल्यू पुटअप करके कैलकुलेट करके हमारा रिजल्ट निकल जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक डी ब्रॉगली इक्वेशन एंड उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बाय डेविसन एंड जर्मन। थैंक यू।